बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपॉक्सिया इन इस्कीमिया। अब जाहिर बात है, इस्कीमिया जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है वहाँ पर हाइपॉक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी होगा। सही है। अब ये लोग कहते हैं ना कि जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो जितनी भी एनर्जी डिपेंडेंट पाथवे होती है उनमें खराब होती है, वो फेल हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब एटीपी अवेलेबल नहीं होगी, एनर्जी अवेलेबल नहीं होगा, और वो पाथवे क्या करते हैं, एनर्जी पर ही डिपेंड करते हैं। तो आखिरकार क्या हो जाता है, इन सेल की निक्रोसिस हो जाती है और इनके डेथ हो जाता है। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है ना, तो जो मोस्टली एटीपीज बनते हैं वो एडीपीज से बनते हैं बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। किस चीज में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सही है। अब ये जो एटीपीज होते हैं ना, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है ना इसमें, क्योंकि इसी एटीपी के फॉर्म में हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं। ये किन किन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस बताइए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी पंप्स होते हैं, एक्टिव पंप्स होते हैं जिनके थ्रू सोडियम हो गया, कैल्शियम वगैरह ये चीजें जाते हैं। सही है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी होता है, क्योंकि वहां पर फास्फोराइलेशन होते हैं, और सेम इस तरह लिपिड सिंथेसिस के लिए भी होता है। सही है। डिफरेंट फास्फोलिपिड, फास्फेटाइल कोलिन वगैरह। अब एक और बात, फास्फोलिपिड टर्नओवर यानी कि फास्फोलिपिड जब अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन, डी एसाइलेशन, इन एसाइलेशन, री एसाइलेशन। सही है। हमने पढ़ा था कि इनर लिपिड से बाहर लिपिड में फास्फेटाइल जो कोलिन था वगैरह वो आ जाता है, फास्फेटाइल सीरीन। तो ये उनकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं, इसके लिए भी क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी। अब क्या कहते हैं ना कि एक हेल्थी पर्सन है, वो दिन में 50 to 75 kg एटीपीज को यूज करता है, जलाता है। अब जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो इतने एटीपीज बनेंगे ही नहीं, तो ये क्या है, ये हार्मफुल है, क्योंकि एक अहम फंक्शंस जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। सेल को इंजरी भी हो सकती है, सेल की डेथ भी हो सकते हैं, और इसमें और क्लिनिकल मेडिसिन के केसेस भी आ सकते हैं। सही है। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है दूसरे पैराग्राफ में कि एक सेल है उसको ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गई। इस तरह नहीं है कि ये डायरेक्ट मर जाएगा, ये अपने लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। तो वो क्या, ये डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा। उनमें पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका स्पेसिफिक नाम है हाइपॉक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, HIF1। ये फैक्टर क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, इस सेल की मदद करेंगे कि वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी ही में जिंदा रहे। किस तरह, इसमें एक होता है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। सही है। ये क्या कर देते हैं, ये न्यू ब्लड वेसल्स की वास्कुलोजेनेसिस करते हैं, न्यू ब्लड वेसल को ग्रो करते हैं जिस जगह में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। तो वहां पर क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाते हैं। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा ब्लड आएगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन अपने साथ लाएगा। एक तो ये है। दूसरा क्या करते हैं कि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ही चेंजेस लाते हैं। जिस तरह ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देता है ताकि ग्लूकोज अवेलेबल हो किस चीज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। दूसरा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं ना, उसको डिक्रीज कर देते हैं। अब इसको डिक्रीज किया, लेकिन ये क्या कर देते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, ग्लूकोज के अपटेक इंक्रीज किया, ये ग्लूकोज जाकर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एटीपीज बनाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, कुछ सेल क्या होते हैं, वो ग्लाइकोलाइटिक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है, तो वो तो सर्वाइव कर सकेंगे, सही है, वो अपने ही ग्लूकोज को यूज करके। लेकिन कुछ सेल्स या टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक ब्रेन। वो थोड़ी देर के लिए तो वो ग्लूकोज यूज करेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके साथ ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, नहीं होगा, तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक फिनोमेना डिस्कस किया है जिसको बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, वारबर्ग इफेक्ट में कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं, सही हैं, कैंसर की सेल्स होते हैं, या जो रेपिडली डिवाइडिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको ज्यादा एटीपीज की जरूरत होती है, तो अपने मेटाबॉलिज्म को ही मॉडिफाइड कर देते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मली क्या था, एनारोबिक था, यहाँ पर ये भी एरोबिक हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जब इसको मिलता है, ये डिफरेंट पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, जिस तरह की पीपीपी है, सेकंड ईयर में हमने पढ़ा था, पेंटोस फास्फोलिपिड पाथवे था। ये इसमें क्या करते हैं, ये डिफरेंट एनएडीपी ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं से आगे जाकर क्या कर देते हैं, रिसीव करता है एटीपीज को। तो ये एटीपीज जेनरेशन है। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस था उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मुकाबले में कम एटीपीज प्रोड्यूस होती थी, तो ये इनडायरेक्टली कुछ और पाथवेज को यूज करता है। और ये कहाँ पर हमने देखा है, कैंसर सेल में रैपिडली डिवाइड होंगे।
डिवाइडिंग सेल में। बाकी जो हमारा क्रिप्स साइकिल है या ग्लाइकोलाइसिस है, उनकी जो प्रिकर्सर्स होती है वो डिफरेंट प्रोटीन्स में भी यूज़ होती है, लिपिड सिंथेसिस में भी और न्यूक्लिक एसिड्स में भी। सॉरी, जो मेटाबोलाइट्स है ग्लाइकोलाइसिस और ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल जो है ना क्रिप्स साइकिल, इनकी मेटाबोलाइट्स क्या थे? प्रोटीन्स, लिपिड्स और जो न्यूक्लिक एसिड है उनकी सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। सही है। अब जब ये इस्कीमिया परसिस्टेंट होता है ना, तो क्या हो जाता है कि ये एटीपीज की जनरेशन स्लो करता है। किस तरह? यहाँ पर आप लोग देखें ना कि ये रेड ब्लड सेल इस कैपिलरी में आ रहे हैं, इस टिश्यू को, जो भी टिश्यू का, लीवर का होगा, ब्रेन का होगा, ये ऑक्सीजन भी लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अक्लूजन हो गया इस कैपिलरी का। तो इस इस्कीमिया की वजह से इन टिश्यूज को क्या ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो इन टिश्यूज का हाइपोक्सिया हो जाएगा। जाहिर बात है इस्कीमिया लीड्स टू हाइपोक्सिया। अब क्या हो जाएगा? ये हाइपोक्सिया सबसे पहले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पर एक्ट करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया पर एक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ही, उसका फंक्शन ये है एटीपीज जनरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, और एटीपीज नहीं बना सकेगा, इसलिए एटीपीज की जनरेशन क्या होगा? कम होगा, एटीपीज प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब दो काजेज ये हाइपोक्सिया डायरेक्टली करता है, खुद करता है, बुक में लफ्ज यूज हुआ है पर से, मतलब यानी कि इट सेल्फ, और कुछ जो है ना इट एटीपी जनरेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब ये पढ़ते हैं एटीपी जनरेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें पहले क्या है कि जो सोडियम पंप है ये फेल हो जाएगा। नॉर्मली ये क्या करता था? ये सोडियम को सेल से बाहर लाता था। सही है। जब ये फेल हो जाते हैं तो जो मेम्ब्रेन होते हैं ना सेल्स की, जो जिस सेल्स को इस्कीमिया हुआ है उन सेल्स की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस परमिबिलिटी की वजह से उस मेम्ब्रेन से पोटाशियम की बाहर की तरफ आना होता है। ये भी गलत बात है क्योंकि पोटाशियम को सेल के अंदर रहना चाहिए। दूसरा, इन्फ्लक्स होता है दो पॉजिटिव आयंस की, एक होता है सोडियम, दूसरा होता है कैल्शियम। अब ये जब अंदर की तरफ अकुमुलेट हो जाते हैं तो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, अंदर की तरफ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्लूइड्स। तो वहां के अंदर क्या हो जाते हैं? आइसो ऑस्मोटिक फ्लो हो जाते हैं, वाटर का अंदर की तरफ आना हो जाता है, जिसकी वजह से एक सेल स्विल्स हो जाते हैं, इसके साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनिल्स भी स्विल्स हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगी इसके साथ। और इसके अलावा जिस सेल की सरफेस पर माइक्रोविलाई वगैरह होंगे वो भी लॉस हो जाएंगे और उनमें ब्लिप्स अपीयर हो जाएंगे, इस तरह छोटे छोटे इस सर्कुलर नोड्स। सही है। एक तो ये बात होगी। दूसरी, अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और एटीपीज कम है, तो सेल क्या करेगा? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज करेगा। तो ये पहले क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उनकी कंसंट्रेशन कम कर देता है। सही है। जिन टिश्यू के साथ है वो ठीक है, लेकिन जिनके साथ नहीं है वो क्या करेगा? उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। तीसरा, इसकी जो मेटाबोलाइट है ना वो है लैक्टिक एसिड, वो सेल के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये पीएच को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच बन जाता है। और जो सेलुलर एंजाइम्स होते हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है, उनका इन्वायरमेंटल, उनका खास पीएच जो होता है वो इससे ऊपर होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सेलुलर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। ये सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज पर परफॉर्म नहीं होंगे। तीसरा, ये क्या कर देता है? जाहिर बात है सोडियम पंप फेल्स हो गए, अंदर की तरफ वाटर आ गई, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस अपरेटर्स होते हैं जिसको रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ क्या होते हैं? राइबोसोम्स, उनके डिस्ट्रक्शन होते हैं। क्यों? किस तरह? एक, इससे राइबोसोम सिपरेट कर देते हैं, जब राइबोसोम सिपरेट कर देते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेला प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। तीसरा, इसमें क्या होते हैं? पोलिसोम्स होते हैं। पोलिसोम्स वो होते हैं जिसमें मैसेंजर आरएनए होते हैं और उसके साथ बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। इसका कन्वर्जन हो जाता है मानोसोम में, सिर्फ मैसेंजर आरएनए के साथ एक राइबोसोम रह जाते हैं, फिर वो ट्रांसलेशन के काबिल नहीं रहता, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। इस सेल को अगर प्रोटीन्स चाहिए उसकी सिंथेसिस कम होंगी। अब हाइपोक्सिया क्या करता है? ये जो डायरेक्टली चीजें काज करती है उसमें एक है इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इस्कीमिया क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन वगैरह को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती और क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब जब वापस इन टिश्यूज को हमने ब्लड सप्लाई ठीक कर दी तो इन टिश्यूज का इन ही रिएक्टिव स्पीशीज को क्या हो जाता है? एक्सपोजर हो जाता है। उसकी वजह से इंजरी की डिक्रीज होने के लिए हमने ब्लड सप्लाई ठीक की थी, उसकी वजह से उल्टा इंजरी में इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं उन सेल्स की डीएनए को और प्रोटीन्स को डैमेज कर देता है।
जो क्या होता है कि इस्कीमिया माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन भी करता है, सही है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट करते हैं नेक्रोसिस, जो कि लीड करता है जाहिर बात सेल डेथ का प्रोसेस है। और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एपोप्टोसिस, ये भी सेल डेथ का क्या है, प्रोसेस है। तो जाहिर बात है सेल का डेथ हो जाएगा। अब इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी, अब इस्कीमिया किसे कहते थे, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को। और रीपरफ्यूजन कहते हैं कि दोबारा जब हम ब्लड फ्लो बहाल करें, सही है, और उसके बाद इंजरी हो जाए, उसको कहते हैं इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। क्या होता है, जब एक टिश्यू को इस्कीमिया हो जाती है तो उसकी इंजरी हो जाती है, सही है, उसको बोलते हैं इस्कीमिक टिश्यू। जब हम उसकी रीपरफ्यूजन करते हैं, ब्लड को रिस्टोर कर देते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि उससे वो इंजरी रिवर्स हो जाती है और सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है कि उसकी इंजरी में मजीद इजाफा हो जाता है, जिसको कहते हैं इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी। अब इसकी काजेज और मैकेनिज्म क्या है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले मैकेनिज्म है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन में इंक्रीज होना। क्या होता है फिर कि जो नॉर्मली हम ऑक्सीजनेशन करते हैं वो O2 से करते हैं, उसके जरिए फिर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है, ये जितनी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सही है, ये सारे क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। जब एक सेल इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मली ऑक्सीजन की कंप्लीट रिडक्शन करता है, जब वो उससे वो क्या करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान। लेकिन यहाँ पर फिर डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया इनकम्प्लीट रिडक्शन करता है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या पैदा होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। दूसरा, हमारे सेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, सही है, जिस तरह पेरोक्सिसोम वगैरह है, वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लाइक रिएक्टिव स्पीशीज को नहीं छोड़ती, उसको खत्म कर देते हैं। जब सेल को इंजरी हो जाती है तो वो सिस्टम जो होता है उसकी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, सही है, कम हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती है, सही है, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब एक इंजर्ड सेल्स है ना, सेल जब इंजर्ड वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करती है लाइक साइटोकाइंस वगैरह, वो क्या कर देते हैं, वो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स को इनवाइट कर देते हैं। जब ये वाइट ब्लड सेल आ जाते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, खुद ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। एक तो ये काज हो गया, सारे के सारे की वजह से क्या हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, वो जाकर रीऑक्सीजनेशन करता है टिश्यू की इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो और डैमेज हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिवर्स इन इंजरी। दूसरा, जाहिर बात है जहां पर इंजरी हो जाती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सही है। इस्कीमिया की वजह से जो इन्फ्लेमेशन काज हुआ, सही है, ये इन्फ्लेमेशन क्या कर देते हैं, वहां के ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, रीपरफ्यूजन करते हैं। जब जहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है, वो अपने साथ क्या क्या चीजें लाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को लाती हैं। तो उस इंजरी की जगह को इन्फ्लक्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, ल्यूकोसाइट्स हो गई, जो कि क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाती है। दूसरा, वहां पर डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन एक्चुअली कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, जो कि हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था। यानी कि जब ही कंप्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन इंजर्ड टिश्यू से या एंटीबॉडी से बेंड हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है, और ये क्या कर देते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट्स बना देते हैं, सही है, प्रोड्यूसेस बाय प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स क्या कर देते हैं, एक तो ये खुद ही सेल को इंजर्ड कर देते हैं, दूसरा ये इन्फ्लेमेशन को और मजीद इंक्रीज करते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर आगे ये प्रोसेस होगा, तो एक किस्म की रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि सेल की इंजरी को और बढ़ाएगा।